नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी बच्चों का 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों का फ़ोन आ रहा था मेरे पास कि सर एक हमारे बोर्ड एग्जाम है, तो एक छोटा सा आप व्यवहारिक व्याकरण के जो हमारे टॉपिक है उसको समझाते हुए एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए ताकि हमारे 2 अंक ज़्यादा ही आएंगे। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि क्यों ना एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो आज का ये 10वीं क्लास के बच्चों का व्यवहारिक व्याकरण का टॉपिक लेकर मैंने जो 10 नंबर के आते हैं वो वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और लाइक कमेंट कर, आपके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं 10वीं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो आपके टॉपिक है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर अपन डिटेल में व्याकरण के व्यवहारिक व्याकरण के जो भी टॉपिक है उसको मैं सरल शॉर्ट ट्रिक से, आपने यदि इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके व्याकरण के 10 में से 10 नंबर पक्के। तो आपको क्या है, व्यवहारिक व्याकरण का टॉपिक है, आपके व्यवहारिक व्याकरण का टॉपिक ध्यान रखना। मैं व्यवहारिक व्याकरण का टॉपिक करूंगा और एक आपके जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका में से जो व्याख्या आते हैं उस व्याख्या को कैसे करना है, इसी वीडियो में वो व्याख्या का शानदार तरीका बताऊंगा कि आपको काव्य सौंदर्य में क्या लिखना है, गद्य में और पद्य में और गद्य में आपको विशेष में क्या क्या लिखना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, आपके जो व्यवहारिक व्याकरण है, व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपने देखा होगा तो आपके 4 पार्ट है और 10 नंबर का है। एक है आपके शब्द भेद जिसको पद भेद भी कहा गया, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं अपन व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत एक है आपके शब्द भेद जिसे पद भेद भी कहा गया है। पद भेद कोई बात नहीं, शब्द भेद या पद भेद एक ही है। उसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में बताया गया। क्या क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, उसको अपन सरल करने वाले हैं। संज्ञा सर्वनाम एक बार थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में पूछा गया है और मैं बिल्कुल इसको शानदार ढंग से कराने वाला हूं। तो दूसरा है आपके इसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय वो भी अधिकतर आपके पूछे जाते हैं, इसको भी सरल कराने वाला हूं, ठीक है। तीसरा जो आपके है जो व्यवहारिक व्याकरण के अंदर मैंने देखा है वो है आपका संधि और समास। क्या है, संधि और समास, संधि और समास है। और चौथा जो टॉपिक आपके संधि और समास के बाद में मुहावरे और लोकोक्तियां है। मुहावरे और लोकोक्तियां क्या क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां है। बिल्कुल ये व्यवहारिक व्याकरण के आपके 10 नंबर के सवाल है। कितने नंबर का है, 10 नंबर के। बिल्कुल इस वीडियो का आपने ध्यान से देख लिया तो 10 में से 10 आपके पक्के। साथ ही मैं आपको व्याख्या का तरीका बताऊंगा कि आपकी जो क्षितिज है वो उसमें से व्याख्या आई तो आपको कैसे करना है, काव्यांश की व्याख्या और गद्यांश की व्याख्या कैसे करना है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। आपका पहला जो सबसे पहले जो आपको सबसे कठिन लगता है वहां से अपन शुरू करते हैं। तो व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपका जो सबसे कठिन वो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है आपका संधि और समास। संधि और समास, इन दोनों को मैं आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। पहला अपन टॉपिक ले लेते हैं संधि। संधि टॉपिक अपन ने पहला ले लिया, इसको इजी से अभी आपको ये भी याद हो जाएगा, ध्यान से देखना। संधि क्या है, संधि यदि आपको कई बार शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना योग या मेल। संधि को क्या कहते हैं, योग या मेल, ये ध्यान रखना। योग या मेल को संधि कहा जाता है। अब यदि आपको इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है दो ध्वनियों के मेल से, दो ध्वनियां जब पास पास आती है या दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनके मेल से होने वाले विकार को, दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। ध्यान रखना,
तो आप छोटी सी परिभाषा लिख लो, दो वर्णों के मेल। ध्यान से देखो, छोटी सी परिभाषा दूंगा आपको, यही हो या दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले दो ध्वनियां, थोड़ा सा ये देख लो, दो ध्वनियां या दो वर्णों के मेल से, दोनों का मेल होगा, मेल से होने वाले विकार को, ये ध्यान रखना, मेल से होने वाले विकार को, विकार को संधि कहते हैं, ये ध्यान रखना। बस अगर परिभाषा पूछ ली जाए, संधि कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा क्योंकि आपके बहुत जल्दी एग्जाम है, तो व्यवहारिक के जो भी टॉपिक है वो फटाफट करा दूं। तो ध्यान रखना, यदि आपको शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए संधि का, तो क्या है, योग या मेल। अब क्या है, दो ध्वनि या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, ध्यान रखना, विकार को संधि कहते हैं, योग नहीं होगा। दो ध्वनियां या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि कितने प्रकार की है, तो ध्यान रखना, आपको मालूम ही होगा तीन, कौन कौन सी है, स्वर संधि, एक हो जाएगी स्वर संधि, दूसरी हो जाएगी व्यंजन संधि और तीसरी हो जाएगी विसर्ग संधि। ध्यान रखना, थोड़ा स्पीड में चलूंगा क्योंकि आपके रिवीजन के हिसाब से मैं ये ले रहा हूँ, बच्चों के फोन आ रहे थे। तो इसमें अधिकतर आपकी बोर्ड एग्जाम में स्वर संधि में से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो आज के इस वीडियो में स्वर संधि को बिल्कुल शानदार ढंग से अभी यहीं पे तैयार कर देंगे अपन। तो पहली संधि जो है स्वर संधि अपन ले लेते हैं, स्वर संधि को यहीं पे तैयार कर देंगे। तो अगला पेज लेते हैं अपन, संधि पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। संधि के अंतर्गत मैंने कहा संधि तीन है, ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको पहली स्वर अच्छी तरह से तैयार करा देते हैं। 10वीं क्लास के अंदर ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता, स्वर संधि में से पूछ लिया जाता है। तो स्वर संधि पूछ ली जाए कितनी है, तो ध्यान रखना, स्वर, पहला तो कई बार स्वर संधि के बारे में पूछ लेता है, स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हमेशा ध्यान रखना। संधि में विकार होता है, मेल या संयोग नहीं होता है, वो समास में होता है। तो ध्यान रखना, दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है विकार, वो वही स्वर संधि है, ठीक है। तो स्वर संधि क्या है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख दो, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्वर संधि का भेद पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो ध्यान रखना 5 है। कौन कौन से हैं, इसको अब अपन शानदार ढंग से करने वाले हैं। तो स्वर संधि का पहला भेद देख लो आप, पहला है दीर्घ। अब यहाँ आपको मैं शानदार यहीं पे याद करा दूंगा, दीर्घ स्वर संधि। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर संधि में कुछ नहीं, बहुत इजी है और आसानी से आपको याद होने वाली है। कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, और यदि बड़े ओ की मात्रा जहाँ मिल जाती है वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो 2-4 शब्द लिख देते हैं अपन। जैसे यदि आपको विद्यालय लिखा हुआ मिल जाए, आपको विद्यार्थी लिखा हुआ मिल जाए, तो यहाँ बीच में देख लो आप, विद्यालय विद्यार्थी, यहाँ आ की मात्रा आ रही है, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ई की मात्रा, मैंने कहा ई की मात्रा वाला, तो देखो ई की मात्रा का देखो रजनीश, ये ई की मात्रा, रजनीश शब्द कहीं मिल जाता है तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, रजनीश, ठीक है। अब ऊ की मात्रा वाला देखो, ऊ की मात्रा वाले जैसे भानुदय, ठीक है, ये बड़ी ऊ की मात्रा आ गई,
तो जहाँ पर आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा मिल जाती है, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, और यही से अधिकतर पूछा जाता है। इसकी परिभाषा नहीं पूछेंगे 10वीं क्लास में नॉर्मल ढंग से। दूसरा एक और, जैसे वधु उत्सव। ठीक है, वधु उत्सव समझ में आ गया। आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, आ की मात्रा बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जहाँ होती है वहाँ क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं, दीर्घ के बाद में ध्यान रखना दूसरी, अगले पेज पे लेते हैं। दूसरी संधि पहली होगी दीर्घ, एक बार वापस देख लो, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें मैंने सूत्र क्या बताया, आ की मात्रा बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा होती है। दूसरा मैं कह रहा हूं आपको, दूसरी संधि दीर्घ के बाद में आती है गुण स्वर संधि। अब कुछ नहीं, इसमें भी मैं एक सूत्र दे रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना। इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा आएगी, प्लस एक चीज और ध्यान रखना है आपको। क्या रखना है कि ऋषियों में गुण होते हैं, ये याद कर लेना। क्या करना है, ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं। बस ये याद कर लिया तो आपको, अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो ए की मात्रा वाले शब्द अपन लिख के देखते हैं, ध्यान से देखना। यदि आपको कहीं पर भी गणेश, सुरेश, मुकेश, ये ए की मात्रा ऊपर, वो शब्द 99% वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ओ की मात्रा, जैसे आ गया महोत्सव, महोदय, या ओ की मात्रा, मैंने कहा ओ की मात्रा जहां या ए की मात्रा आती है वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखना है, गुण स्वर संधि। फिर मैंने लिखा था ऋषियों में गुण होते हैं, तो ऋषि शब्द कहीं पर भी आपको मिल जाता है तो वहाँ गुण स्वर संधि लगा देना। जैसे अगर आ गया देवर्षि में कौन सी संधि है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है गुण स्वर संधि है। मैंने कहा ऋषियों में गुण होते हैं। यदि पूछ लिया जाए महर्षि में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है ऋषियों में गुण होते हैं। तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं, ये हो गई गुण स्वर संधि। अगला लेते हैं तीसरी संधि, ध्यान से देखना। अब कुछ नहीं करना है, गुण के बाद में वृद्धि आती है, वृद्धि स्वर संधि, तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, गुणों में वृद्धि करनी है, डबल मात्रा कर देनी है, बस ये होगी वृद्धि स्वर संधि। अब इसके उदाहरण एक दो देख लो, ध्यान से देखो। उदाहरण ये पे आपको याद हो जाएगा कैसे। अगर शब्द आ जाता है एक, तो आपकी नजर ऊपर जानी चाहिए। अगर डबल मात्रा है तो गुणों में वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है, गुणों में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ये गुण है, गुण में एक है और वृद्धि में डबल कर देना, वहां वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब ओ में जैसे, हाँ ये वाला हो गया। अब ओ में देखो, जैसे शब्द आ गया महोज, आगे बस आपको ये ध्यान रखना है, औ की मात्रा, आई की मात्रा और आउ की मात्रा, गुणों में वृद्धि करनी है, वहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अपन ने संधि देख रहे हैं, ध्यान से एक बार वापिस ये की याद हो जाएगी। संधि के अंतर्गत अपन स्वर संधि देख रहे हैं। स्वर संधि में मैंने कहा 5 भाग होते हैं, 5 में से अपन ने पहला मैंने बता दिया दीर्घ स्वर संधि, मैंने बताया आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, मैंने कहा दूसरी कौन सी है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में मैंने क्या कहा कि गुणों में आपको ए और ओ की मात्रा प्लस एक लिखना है। ऋषियों में गुण होते हैं, ध्यान रखना है, ऋषि शब्द कहीं पर भी आते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं, वहां पर गुण संधि हो जाएगी, ऋषियों में गुण होते हैं, बिल्कुल डिटेल में अभी आपको याद हो जाएगा। तीसरी मैंने आपको बताई है वृद्धि स्वर संधि। इसमें मैंने कहा है कुछ नहीं करना है, ये गुण है, इन्हों में वृद्धि करनी है, ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, उदाहरण द्वारा बता दिया है। चौथी अब आते हैं, चौथी वृद्धि के बाद में यण स्वर संधि, यही से पूछा जाता है। अभी मैं आपको पिछले 3 साल के जो मेरे पास पेपर पड़े हैं वो आपको बता देता हूँ कैसे प्रश्न पूछते हैं और कहाँ से पूछते हैं। ठीक है, अगला देखो यण में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। यदि य
शब्द से पहले आधा अक्षर आ जाता है या वह शब्द से पहले आधा शब्द आ जाता है तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण। याद रखना, य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि हो गई यण। ठीक है, याद रह जाएगा। ऐसे सूत्र को याद करना, य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि हो गई यण। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। कैसे आधा? तो जैसे शब्द आ गया प्रत्येक, ये य से पहले आधा, जैसे शब्द आ गया स्वागत, शब्द आ गया अन्वेषण। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? यण हो जाएगी। देखिए अच्छी तरह से। चलो पांचवी, मैंने कहा था 5 प्रकार की है, तो पांचवी देखो। पांचवी कौन सी? यण के बाद में अयादि, अयादि स्वर संधि। अच्छी तरह से फटाफट, परीक्षा नजदीक है, बोर्ड एग्जाम, और मेरे को व्यवहारिक व्याकरण के सारे टॉपिक इसी प्रकार से आपको अभी यहाँ क्लियर करा दूंगा और तैयार हो जाएंगे। व्यंजन और विसर्ग संधि नहीं कराऊंगा। ठीक है, अयादि स्वर संधि में कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अयादि में ध्यान रखना है आपको, नाम से ही मालूम, अय, आय और अव और आव शब्द आएगा, ये ध्यान रखना। अय, अयादि, अय, ये देखो यहाँ से अय, आय, अव और आव। आप कहोगे कैसे? तो देख लो यहाँ पर, जैसे शब्द आ गया नयन, न को हटाओ, ये क्या आया? अय। तो नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है? अयादि स्वर संधि है। ठीक है, शब्द आ गया नायक, न को हटा के आय बोलो, आ गया है, तो क्या आ जाएगी? संधि कौन सी है? अयादि। मैंने कहा यदि आप अय, आय आता है, आव आता है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे कैसे? अव वाला एक देखो, जैसे आ गया पवन, ये प हटा के देखो, अव आ गया, और पावक, बस यहाँ से आपको मिल जाएगा आव। मैंने कहा अय, आय, आव आ जाता है, संधि हो जाए अयादि। ये संधि का टॉपिक था, समझ में आ गया? बिल्कुल फास्ट है, वापिस आप 1-2 बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको यह याद हो जाएगा। फटाफट चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब संधि के बाद में मैंने आपको बताया था टॉपिक आपके कौन कौन से हैं। शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, उसको क्लियर कराना है। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय, वो देखना है अभी, और कहाँ से प्रश्न बनता है वो अभी मैं बता दूंगा। फिर संधि और समास, तो संधि हो गया, दूसरा हो गया समास। संधि अपन ने कर दी। संधि ध्यान रखना, स्वर संधि में से प्रश्न बनेगा, 10वीं में ज्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता है, बस वो आप याद कर लेना। फिर आता है दूसरा समास। समास पहला देखो, कई बार क्या होता है परीक्षा में सीधा सीधा इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं, 10वीं वालों सीधी सीधी परिभाषा पूछ सकते हैं। अब देखो मैंने संधि बताया था, संधि में क्या था? 2 वर्ण या 2 ध्वनियां जब पास पास आती है, ठीक है, तो क्या होता है? उसमें विकार उत्पन्न होता है, तो उस विकार को ही संधि कहते हैं। समाज में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समाज कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख दो, 2 या 2 से अधिक। ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगा? शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को सीधी सी परिभाषा है, संयोग को समास कहते हैं। ध्यान रखना, कुछ नहीं है, संधि के अंदर 2 वर्ण है, पास पास आते हैं, विकार उत्पन्न होता है, वो संधि है। समाज में क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्ण, शब्द, वर्ण नहीं आएगा यहाँ पर, शब्दों का क्या होगा? मेल या संयोग होगा। ठीक है, और उस मेल या संयोग को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है, समास। एक समास के बारे में एक थोड़ा सा ध्यान रखना, समास का कई बार शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त करना या छोटा करना, बस बड़ा है उसको छोटा करना। समास में क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखना, इस मेल में क्या होगा? इस मेल के अंतर्गत क्या होगा? विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, अब समास के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार के हैं? तो ध्यान रखना,
समास के भेद देख लेते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो समास के भेद, तो भेद का देखो, समास के भेद, समास की परिभाषा हो गई। अब समास का भेद, और अभी यहीं पे आपको तैयार करा देता हूँ। कितने हैं? 6, ठीक है ना। यदि 6 दे रखे 6, वैसे हमारे हिंदी के अंदर के 4 होते हैं, ठीक है। कर्मधारय और द्विगु होता है, वो तत्पुरुष का एक भाग है, लेकिन अभी आपको 6 याद रखना है। 6 होते हैं। भेद कितने होते हैं? 6, ध्यान रखना। समास के भेद कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? तो पहला लेते हैं अपन समास का अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। ध्यान से, थोड़ा फास्ट, सर फास्ट क्यों बोल रहे हो? फास्ट तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो टॉपिक पूरा नहीं होगा, आपके बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप इतना देखोगे ही नहीं। अव्ययभाव समाज में देखो क्या होता है, ध्यान रखना। अव्ययभाव समाज ये याद हो जाएगा आपको, कंफर्म। ये ध्यान से देखो, ये अपरिवर्तनशील रहता है, अपरिवर्तित रहता है। लिंग वचन आधार के, लिंग वचन क्रिया किसी आधार पर इसमें शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्ययभाव समास है, ठीक है। अव्ययभाव समास क्या है? अपरिवर्तन रहता है इसमें। क्या है? अपरिवर्तनशील का भाव रहता है इसमें, ठीक है। अब दूसरा इसमें ध्यान रखने वाला क्या है? इसमें यथा और प्रत्यय से, ये याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट अव्ययभाव का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीजें याद रखनी है? पहली चीज आपको याद रखनी है अव्ययभाव की, क्या है? इसमें यथा और प्रति जुड़े हुए शब्द आएंगे, जुड़े शब्द आते हैं, ध्यान रखना। यथा प्रति जुड़े शब्द कैसे? जैसे आएगा यथा, दूसरे पेन से लिखते हैं, जैसे आएगा यथा शक्ति, तो आपको आंखें बंद करके लगाना हुआ अव्ययभाव। यथा शक्ति शब्द आ गया तो आपको कौन सा लगाना है? अव्ययभाव समाज है, क्योंकि ये जो यथा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यथा और प्रति, प्रति यानी प्रति यथा शक्ति, प्रतिकूल, प्रतिदिन, ठीक है। ये हो गया यथा प्रति से जुड़े हुए शब्द आएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपको ध्यान रखने वाला अव्ययभाव में, वो ध्यान रखना, उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द आएंगे। उपसर्ग से जुड़े शब्द या उपसर्ग वाले शब्द कर दो, उपसर्ग वाले शब्द आएंगे। उपसर्ग वाले शब्द आएंगे कैसे? आजन्म, आमरण, यानी ये आ उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द जहां आते हैं वो अव्ययभाव समाज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक तीसरा और इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखना अव्ययभाव में। अव्ययभाव में तीसरा क्या है? वो विशेष तौर से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पुनरुक्ति शब्द आएंगे। क्या आएंगे इसमें? पुनरुक्ति शब्द आएंगे। क्या आएंगे? पुनरुक्ति। सर ये पुनरुक्ति शब्द क्या होता है? तो ध्यान से देखो, पुनरुक्ति यानी बार बार, पुनः, रुक रुक कर आता है, पुनरुक्ति, ठीक है। अब कैसे शब्द आएंगे? तो ये अलग पेन से देख लो, इसमें शब्द आएंगे रातों रात, दिनों दिन, तो इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, वहां अव्ययभाव है। अव्ययभाव का मतलब होता है अपरिवर्तन, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय जो खर्च नहीं होता है, बिना एक जैसे बने रहते थे। यथा प्रत्यय से जुड़े हुए यथा शक्ति शब्द मिल जाता है, आपको अव्ययभाव समाज लगाना है। प्रति जुड़ा हुआ शब्द मिल जाता है। अव्ययभाव 99% आपका रेडी है, ठीक है। उपसर्ग वाले शब्द जो भी आपको जहाँ मिल जाए ध्यान रखना, पहला शब्द हटा के देख लेना। उपसर्ग क्या? जैसे आजन्म, इसमें आ हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आ हटाया जाए तो जन्म, आ जन्म, आ हटा दिया जाए तो जन्म, तो ये नहीं आ उपसर्ग। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्दांश के आगे जुड़कर, ठीक है ना, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द का भावार्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द किस में आते हैं? तो आपको ध्यान रखना अव्ययभाव। पुनरुक्ति वाले शब्द कहाँ मिलेंगे? तो वो ध्यान रखना आप कहाँ मिलेंगे? अव्ययभाव समाज में मिलेंगे। रातों रात, दिनों दिन, समझ में आ गया? समाज का पहला हो गया 6 में से। तो अगला देखो, मैंने कहा था
अपन ने संधि पढ़ ली। दूसरा है समास। समास के भाग मैंने बताए थे या भेद बताए थे, वो बताए थे 6 में से एक अपना हो गया, वो कौन सा हुआ? तो ध्यान रखना, अव्ययभाव। अव्ययभाव मैंने करा दिया है, अव्ययभाव समाज हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कौन सा है? अव्ययभाव के बाद में तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज याद रखना, तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज क्या है? तत्पुरुष समाज में ध्यान रखना, दूसरा पद प्रमुख होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रमुख होता है। कैसे शब्द आएंगे ध्यान रखना, ये इसकी परिभाषा यही है। दूसरा पद प्रमुख होता है तत्पुरुष में, और कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? कारक जो चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है, ये ध्यान रखना, का लोप होता है। ये तत्पुरुष समाज है। तत्पुरुष समाज में ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? दूसरा पद प्रमुख होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। कारकों के आधार पर कुल कितने तत्पुरुष है पूछ लिया जाए तो 6 हो जाएंगे। कितने तत्पुरुष होंगे? 6 होंगे। क्यों? 2 तत्पुरुष नहीं है। ये कौन सा नहीं है? कर्ता वाला नहीं है, और दूसरा संबोधन वाला नहीं है। ठीक है, बाकी जो 8 में से 6 कारक है, इसके आधार पर 6 तत्पुरुष होते। ध्यान रखना, तत्पुरुष में यही दूसरा पद प्रमुख होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। एक देख लो, जैसे शब्द आ गया राजकुमार, फटाफट बता रहा हूं मैं, राजकुमार यानी राजा का कुमार। ये देखो, ये जो का है इसका लोप हो गया था, तो राजा का कुमार, ये राजकुमार। इस प्रकार के शब्द आएंगे, वो तत्पुरुष समाज होता है। ठीक है, अगला लेते हैं तीसरा तत्पुरुष के बाद में तत्पुरुष से निकला हुआ आता है कर्मधारय। कर्मधारय समास, इसे आप जरूर याद करें, ये पिछली बार भी आपके 10वीं के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना ध्यान से। इसमें क्या है? इसमें विशेष चीज ये है, इसमें विशेषण विशेषीय संबंध होता है। ये विशेषण विशेषीय, विशेषण विशेषीय संबंध पाया जाता है। ध्यान रखना, विशेषण विशेषीय संबंध पाया जाता है। और एक और, वो क्या है? उपमान उपमेय। उपमान उपमेय संबंध होता है इसमें, उपमान उपमेय संबंध होता है। बस ये ध्यान रखना, बस ये होगी ये कर्मधारय की। ठीक है, वैसे हमारे हिंदी के अंतर्गत ये तत्पुरुष के भाग ही माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, लेकिन अभी यह 6 देख लो, आपके 10वीं में इतना नहीं पूछा जाता, तो ध्यान रखना। पिछली बार पूछा गया था आपको बोर्ड परीक्षा में, क्या पूछा गया था कि विशेषण विशेषीय संबंध किस में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कर्मधारय समाज के अंतर्गत विशेषण विशेषीय संबंध पाया जाता है, उपमान उपमेय संबंध पाया जाता है। कैसे? जैसे 1-2 शब्द देख लो, जैसे शब्द आ गया नील कमल, कमल है विशेषीय, उसमें विशेषण नीला, कैसा? नीला कमल। ये ध्यान रखना, तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तीसरा अर्थ निकल जाएगा या अन्य अर्थ निकल जाएगा तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। ये ध्यान रखना, इसमें विशेषण विशेषीय संबंध पाया जाता है। ये याद रखना, कर्मधारय का इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है मोस्ट। एक अव्ययभाव और एक ये। ठीक है, उसके बाद में नील कमल हो गया, और बताओ कमल, हाँ नील कमल हो गया, नील कमल। ठीक है, और कोई बहुत सारे शब्द मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं, जैसे नील कमल हो गया। एक और महापुरुष, महापुरुष, ये देखो इसमें भी विशेषण विशेषी संबंध है, उपमान उपमेय संबंध है। महापुरुष, मृगनयनी, मृगनयनी, इस प्रकार के शब्द आते हैं कर्मधारय समाज के अंदर। ठीक है, अगला यही पे ले लेते हैं अपन चौथा है द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समाज के अंतर्गत क्या है? ध्यान रखना, द्विगु समाज कुछ नहीं है, द्विगु के अंतर्गत संख्यावाचक पद आएंगे। क्या आएगा? संख्यावाचक शब्द आएंगे। ध्यान रखना, संख्यावाचक शब्द आएंगे। ठीक है, संख्यावाचक कैसे आएंगे? जैसे आप ध्यान रखना, त्रिभुज, त्रिभुज शब्द आ जाता है, वो द्विगु समाज के अंतर्गत होगा। पहला पद हमेशा संख्यावाचक, कई बार क्या होता है पहला पद नहीं करके दूसरा पद भी आ सकता है, तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, संख्यावाचक शब्द आएंगे। जैसे शब्द देख लो आप, नवरत्न,
शब्द देखो आप, जैसे नवरत्न, नौ आ गया, नव यानी नौ, यानी इसमें संख्यावाचक किसी में शब्द आ जाता है वो द्विगु समाज है। कौन सा है? द्विगु समाज है, वो संख्यावाचक शब्द है। नवरत्न आ गया, जैसे शब्द आ गया त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है? तो आपको ध्यान रखना है द्विगु समाज है। और कौन से है? जैसे सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का आज, ठीक है, सप्ताह, तो ये हो गया द्विगु। आगे बढ़े, इसको अच्छी तरह से एक बार देख लो। देख लिया? देख लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन पढ़ रहे हैं समास, समास पढ़ रहे हैं। मैंने कहा समास कितने होते हैं? 6। 6 में से पहला अपन ने कर दिया, पहला कौन सा था? अव्ययभाव, अव्ययभाव। मैंने कहा अव्ययभाव का आपको ध्यान रखना, इसमें यथा प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द आएंगे, यथा प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द आएंगे, उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द आएंगे, ध्यान रखना, उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द आएंगे। दूसरा मैंने कहा था तत्पुरुष, तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज में मैंने बताया था क्या है तत्पुरुष समाज में, आप ध्यान रखना है। एक तो इसमें दूसरा पद प्रमुख होता है, क्या होता है? दूसरा पद प्रमुख होता है, बस इसी की यही परिभाषा है। और क्या है? कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या है? कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष कितने होते हैं? तो ध्यान रखना 6 तत्पुरुष होते हैं। कौन कौन से नहीं होते? तो ध्यान रखना, एक कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है और एक संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है। ये कारकों के आधार पर 8 कारक हैं, तो 8 में से 6 तत्पुरुष होते हैं। तीसरा मैंने बताया था कर्मधारय, इंपोर्टेंट, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मैंने बताया था सॉरी, इसमें विशेषण विशेषी संबंध होता है। क्या होता है? ये याद रखना, विशेषण विशेषीय संबंध पाया जाता है। और क्या इसमें उपमान उपमेय, उपमान उपमेय संबंध पाया जाता है। एक की तुलना दूसरे से की जाती है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, इसमें उपमा दी जाती है। चौथा मैंने बताया था आपको द्विगु समाज, द्विगु समाज के अंतर्गत मैंने आपको कहा था क्या है इसमें? इसमें हमेशा पहला या बाद वाला संख्यावाचक शब्द आता है, संख्यावाचक पद आता है। मैंने बताया था कैसे, जैसे त्रिभुज, सप्ताह, ठीक है, ये हो गया द्विगु। अगला देखो पांचवा मैंने कहा था आपको द्वंद्व। अब पढ़ेंगे द्वंद्व नाम से मालूम पड़ रहा है। द्वंद्व का मतलब क्या है? दोनों पद प्रमुख, पावरफुल, ठीक है, दोनों पद प्रमुख। तो द्विगु में क्या है ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है दोनों पद प्रमुख होते हैं या दोनों शब्द प्रमुख होते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, इसमें योजक चिन्ह हमेशा आएगा। सर ये योजक चिन्ह क्या होता है? तो वो भी देख लो आप, योजक चिन्ह क्या है? ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह होता है, ध्यान रखना। इसमें योजक चिन्ह आएगा, दोनों पद पावरफुल होते हैं, वो द्वंद्व समाज होता है। द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़ा, दोनों में द्वंद्व। अब इसके एक दो शब्द देख लो, जैसे रात दिन, ये योजक चिन्ह आएगा, हमेशा ध्यान रखना। पूछ लिया जाए रात दिन में कौन सा समास है, तो ध्यान रखना द्वंद्व समाज है, ठीक है। अमीर गरीब शब्द आ गया, अमीर गरीब, तो हमेशा इसमें योजक चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। ये हो गया द्वंद्व। अब एक और छठा मैंने बताया आपको बहुव्रीहि समास। ये इस प्रकार से 6 समास है। वैसे हम हिंदी साहित्य वाले 4 ही मानते हैं, ये दोनों हैं, ये तत्पुरुष के भाग माने जाते हैं, लेकिन अभी आप 6 याद रखें परीक्षा में, ठीक है। अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें अन्य अर्थ निकलता है, ध्यान रखना, अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है। दो जो योजक पद है वो आपस में दो पदों का योग होता, दोनों पद प्रमुख होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं, इसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रमुख, और इसमें ध्यान रखना एक चीज लिख लो, दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं, ये याद रखना। दोनों पद गौण होंगे
तभी तो तीसरा या अन्य अर्थ निकलेगा। तो इसकी यही परिभाषा, बहुव्रीहि समाज क्या है? अन्य अर्थ निकलेगा, दोनों पद गौण होंगे। कैसे? अब देखो इसका, देखो एक शब्द देखो, जैसे आ गया शब्द घनश्याम। घनश्याम, घनश्याम देखो दो शब्द से मिला हुआ है, लेकिन दोनों पद गौण है। घनश्याम यानी घन, घन का मतलब बादल, बादल की तरह श्याम यानी काले। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये कृष्ण के लिए आया हुआ है, यानी अन्य अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अन्य अर्थ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समाज हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टॉपिक बहुत है और मैं ज़्यादा वीडियो लंबा करना नहीं चाहता, मेरा भला नहीं चाहता हूँ, आपका भला चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से पूरा जरूर देखना और लाइक कमेंट कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। आपको प्रत्यक्ष परीक्षा के लिए भी बेहतरीन वीडियो मेरे द्वारा दी जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे एक और देखो, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, दोनों पद गौण हैं, तीसरा अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ किसका है? भगवान शिव का। तो ये शिव, समझ में आ गया? ये मेरे 6 के 6 समास हो गए, कोई डिफिकल्टी कुछ नहीं है, हो गया। ये जो आपका टॉपिक था, एक टॉपिक हुआ अभी इतने फास्ट करने के बाद में, वो कौन सा? संधि और समास।